यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, हम तैयारी कर रहे हैं साइंस क्लास 6 की एनसीईआरटी हम देख रहे हैं साइंस की। तो इसमें हम 13 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, 13 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 14 चैप्टर, जो आपका 14वां चैप्टर है, जिसमें आपका वाटर यानी जल के बारे में हमें पढ़ना है। वाटर जो जल है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जल से रिलेटेड, यानी जल का टॉपिक आज हमारा है। जल का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 आपका है। चलिए, 13 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेली आपको एक चैप्टर कराया जाता है एनसीईआरटी की। चलिए, अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है जल। तो जल जो वाटर है, वाटर से हम पढ़ेंगे। तो वाटर आपको पता ही है, जो जल होता है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते, यानी जल है तो जीवन है। तो इसी तरह क्या है, जल का उपयोग देखते हैं। जल से रिलेटेड सारी बातें इसमें देखेंगे। जल से रिलेटेड जितना भी आपका टॉपिक में, चलिए, बारिश, बाढ़ वगैरह सब इसमें हम जल से रिलेटेड सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। जल ही क्या है, जीवन है। जल ही जीवन है। चलिए, आगे देखते हैं। पहला जो पॉइंट आता है हमारा, पहले पॉइंट में आता है हमारा, हम कितने जल का उपयोग करते हैं। हम जो है कितने, देखिए, हम जो सुबह जैसे मॉर्निंग होते हैं, सुबह उठते हैं, हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, पानी चाहिए। उसके बाद जब हम फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के लिए हमें वाटर चाहिए। दांत साफ करने के लिए, हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, यानी हर तरह से क्या चाहिए, हमें वाटर की नीड है। वाटर यानी जल की आवश्यकता हमको पड़ती है। जल की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जल की नीड हमें रहती है। तो इसी तरह हमारा पहला पॉइंट आता है कि हमें कितने जल का, यानी कितना जल हमारे लिए काफ़ी है। एक दिन का अगर हम बात करें, वो एक दिन में हमें कितना जल चाहिए। चलिए, पहला पॉइंट है प्रतिदिन के उन सभी जो क्रियाकलाप आपके होते हैं, जो उनका आपको एक सूची बनानी है, एक लिस्ट आपको बनानी है, जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। तो जल का यूज जिनमें आप करते हो। दूसरा पॉइंट है पूरे दिन में आप तथा आपका जो फैमिली है, यानी आप हो गए या और आपकी जो फैमिली है, पूरी फैमिली के जो मेंबर हैं, वो कितना जल यूज़ करते हैं, उसकी मात्रा आपको मापनी है। तो मापने के लिए क्या करना है, आपको जो मापन है उसके लिए आपको या तो आप मग जो होता है जिससे आप नहाते हो, वो वाला मग आप यूज़ कर सकते हैं। गिलास होता है जिससे, जो गिलास पानी पीने के लिए आप यूज़ करते हो, वो गिलास आप यूज़ कर सकते हो। या बाल्टी होती है, बाल्टी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर किसी अन्य बर्तन, यानी आप कोई भी बर्तन लेके जो पानी की जो मात्रा है उसे नाप सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। आगे हैं उपयोग हुए जल की मात्रा। उपयोग जो आपने पानी जो यूज़ किया है आपने, उसके उपयोग हुए जो जल की मात्रा है, क्वांटिटी है, उसे पीने में, यानी आप पानी पीते भी हो, ब्रश करते हो, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फ्रेश साफ करने में, जो फर्श आप साफ करते हो उसमें कोई अन्य, यानी इन सब में क्या करता है, वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर यानी पानी की आपको ज़रूरत होती है। तो कितना पानी आपने यूज़ किया है, उनकी आपको जो मात्रा है, वो जो पानी का जो क्वांटिटी है, कितना पानी आपने यूज़ किया, उसे मापने के लिए तो किस किस यूज़ में आप करते हो, ज़्यादातर पीने के लिए करते हो, ब्रश करने के लिए, नहाने में, सफाई करने में, कपड़े धोने में, शौचालय, यानी जब आप फ्रेश होते हो तब, तो कितना पानी आप यूज़ कर सकते हो। और फिर अदर जो आपके वर्क होते हैं उनके लिए इसमें बोला गया। आगे है, आप प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। यानी अगर हम डेली की बात करें तो डेली आप और आपके जो फैमिली है, पूरा परिवार जो आपका होता है फैमिली, वो कितने वाटर का यूज़ कर रहे हैं, कितना वाटर उन्हें मतलब सफिशिएंट है एक दिन के लिए, कितना वाटर वो वेस्ट कर रहे हैं, कितना वाटर उन्हें चाहिए। आगे है अपनी स्वच्छता के लिए, अपनी सफाई के लिए, अपने आप को क्लीन रखने के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान आप लगा सकते हैं। फिर आप क्या लगा लोगे कि अनुमान आपको हो जाएगा कि इतना पानी हमारे लिए एक दिन के लिए सफिशिएंट है, तो इतना ही पानी हमें यूज़ करना है, एक्स्ट्रा पानी वेस्ट नहीं करना है। अगला पॉइंट है परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता है। तो जो फैमिली है, तो इसी, यानी आपने अगर एक दिन का आपने निकाल लिया तो एक दिन का निकाल लिया, तो फिर आप एक महीने का भी औसत निकाल सकते हो। एवरेज जो आपका होता है एक ही साल का भी आप निकाल सकते हो। तो जो फैमिली है, इसमें बोला गया है जो परिवार है वो एक वर्ष में कितने जल की उसको आवश्यकता रहती है, कितना जल उसके लिए सफिशिएंट होगा। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से आपको विभाजित कर देना है। यानी जितने आपके जल की मात्रा है, उतना जल की जो मात्रा आपने लिया है, तो जितने आपके परिवार के सदस्य के मेंबर है, अगर आपके 6 मेंबर है तो 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 मेंबर है 4 से डिवाइड कर दीजिए, 8 मेंबर है 8 से आपको डिवाइड कर देना है।
आगे है, यह है आपके परिवार के एक सदस्य की 1 वर्ष के जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपका सदस्य, जो मेंबर आपका है फैमिली का, उसके जो वर्ष की यानी 1 साल में वो कितने जल की उसको वाटर की नीड है, वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, उसका आपको ज्ञान होगा। इसी तरह आप गाँव या शहर की भी निकाल सकते हैं। आगे है नेक्स्ट, जल की आवश्यकता। चलिए, जल ही जीवन है, लेकिन जल की जो वाटर है उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जल की आवश्यकता के बारे में, यानी जल की आवश्यकता क्यों रहती है, जल की नीड क्यों है। बिना जल के आप जीवित नहीं रह सकते, यानी जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जल हमें पीने के लिए, यानी सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या, जल की पूरी आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी बिना जल के वर्क नहीं कर सकती है। आगे है, हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत से खाने की जो वस्तु है उसका प्रतिदिन उपयोग करते हैं। जैसे हमने गेहूं यूज़ करते हैं, चावल यूज़ करते हैं, दालें करते हैं, सब्जियां करते हैं, तो इन सभी में जो खाने की वस्तु है इसको हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जिसमें हमें जल की आवश्यकता होती है। तो इन्हें धोने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है, पकाने के लिए भी हमें वाटर चाहिए, और इन्हें उगाने के लिए, यानी जब हम फसल बोते हैं इनकी, उनके लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। कुछ रेशे हैं जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं। कुछ रेशे भी ऐसी होती है जिनका उपयोग हम कपड़ा, यानी जब क्लॉथ का निर्माण करते हैं, क्लॉथ का कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्लॉथ को बनाते हैं, तब भी हमें चाहिए। तो पौधे से ये हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और पौधों को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर के बिना वो क्या कर अपना पौधे जीवित नहीं रहेंगे, तो पौधे के लिए भी वाटर क्या है, जरूरी है। इन्हें उगाने के लिए क्या होते हैं, सभी को उगाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी, जल की नीड होगी। जल होगा तो तभी वे वृद्धि करेंगे, ग्रो करेंगे। अगला पॉइंट है, हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। तो हम जितने भी वस्तुएं यूज़ करते हैं उन सब के, यानी उन सब को आवश्यकता जो नीड रहती है सभी वस्तुओं को, किसके, यानी ओरिजिन होने के लिए जल का उपयोग उनके लिए ज़रूरी है। जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं, वरना बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन में भी होता है। यानी जो जल है, जो वाटर की हमें आवश्यकता होती है, वाटर का हम यूज़ करते हैं, वो डेली रूटीन जो हमारा चल रहा है, डेली रूटीन के साथ साथ जो अदर वस्तुएँ हैं, जो अदर यानी उत्पादन के लिए, जिसका हमें ओरिजिन करना है, फसल करने, उनके लिए भी हमें आवश्यकता होती है, किसकी, जल की। अगला पॉइंट है, हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो जल की हमें आवश्यकता होती है, लेकिन जो जल होता है ये मिलता कहाँ से है, जल हमें प्राप्त कहाँ से होता है। सिंपली बात है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि हम जो जल है, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो जल कहाँ से प्राप्त होगा हमें, पहला पॉइंट है, हम नदियों, झरनों, तालाब, कुओं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। तो नदियों से जल मिल जाता है, जो झरने होते हैं उनसे जल मिलता है, तालाब जो पौंड होते हैं वहाँ से आपको जल मिलता है, जो कुएं होते हैं वहाँ से, और जो हैंडपंप जो आपके होते हैं वहाँ से आपको क्या मिलता है, जल मिलता है। जो नलके आपके लगे हुए होते हैं वहाँ से आपको जल की प्राप्ति होती है। जहाँ पर नदियाँ होते हैं, नदियों से आप जल लेते हो। झरने हो, झरने से आपकी जो पानी की आवश्यकता है वो पूरी होती है। तालाब जो पौंड होते हैं वहाँ से आपको जल मिल जाता है। तो और जो हम हैं, जो जल है वो टोंटियों से भी प्राप्त कर लेते हैं। जो जल, अब क्या हो रहा है, घरों में टोंटियाँ यानी टंकियाँ रखी हुई है, तो वहाँ से भी क्या कर लेते हैं, हम जल प्राप्त कर लेते हैं। अगला पॉइंट आता है कि हम जो टोंटी है, टोंटियों में जल कहाँ से आता है। जो टोंटियाँ है, जो टोंटियाँ लगी हुई है वहाँ, उसमें जल कहाँ से आता है। तो जल वहाँ से कहाँ से आएगा। चलिए, पहला पॉइंट अब आपका आता है, टोंटियों के द्वारा, टोंटी जो लगी हुई है, तो टोंटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं। तो टोंटियों के द्वारा क्या होता है, हमें जल प्राप्त होता है। तो वह जल भी किसी झील से, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है। अब जैसे आप देख रहे होंगे, जगह जगह क्या बड़ी बड़ी टंकियाँ रखी जाती है, और फिर वहाँ से पानी सप्लाई होता है, किससे, पाइप के हेल्प से। यानी पाइप आप देखते होंगे लगे हुए रहते हैं। यानी जगह जगह अब क्या हो रहा है, गाँव में, शहरों में, हर जगह अब एक बड़ी सी जो टंकी होती है, टंकी आपकी क्षेत्र में बनवाई जा रही है, जिससे जो हर घर में क्या हो सके, वाटर की सप्लाई हो सके, पानी की जो पानी की आपूर्ति है वो पूरी हो सके। तो पानी के सप्लाई के लिए क्या हो रहा है, टंकी आपके क्षेत्र में लगवाई जा रही है। और टंकी जो घरों तक यानी दूर क्षेत्र में वो लगाई जाती है। फिर क्या, वहाँ से पाइप के द्वारा जो है आपके घर घर में एक टोंटी लगी जाती है, तो टोंटी से आप पानी भर लेते हो। तो उसी में इसमें पूछा गया है कि जो वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से आपको प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क के द्वारा की जाती है। फिर जो उसकी आपूर्ति होती है वो पाइप के नेटवर्क द्वारा की जाती है। प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग यानी भिन्न हो सकता है। यानी अगर आप जो जल प्राप्त करते हो अपने घरों में, उसका जो ढंग है वो अलग अलग तरह का हो सकता है, विभिन्न तरीके का आपका जो है
हो सकता है। तो कैसे, विभिन्न तरह का कैसे हो सकता है, अलग अलग तरह से आप प्राप्त कर सकते हो जल को। अगला पॉइंट है, हम सबके जल के एक ऐसे ही स्रोत है, हम जो जल प्राप्त करते हैं उनका अलग अलग स्रोत होता, एक से ही स्रोत है। जैसे कुएं आपका हो गया, तालाब हो गया, झील, नदी तथा कुएं, इन सब से क्या प्राप्त होता है, आपको जल प्राप्त होता है। जिस दिन जल की आपूर्ति टोंटियों द्वारा नहीं हो रही, तो जिस दिन आपके जो जैसे अब आपका क्या है, सभी के घरों में समरसेबल लगा हुआ है, तो समरसेबल अगर लगा हुआ है आप देख रहे होगे, तो अगर लाइट ना आए, क्या ना आए, अगर लाइट नहीं आती तो जब लाइट नहीं आएगी तो आपकी जो टोंटियाँ जो आपने टैंक को अपने छतों के ऊपर रखे हुए हैं, वे टैंक आपके फिल नहीं होंगे, टैंक आपके नहीं भरे जाएंगे। और जब टैंक नहीं भरे होंगे, पानी की तो आवश्यकता रहेगी, तो फिर क्या करोगे आप, बहुत हो यानी जहाँ पर आपको जो कहाँ पर जैसे आपके गवर्नमेंट जो नल आपके होते हैं, जो सरकारी नले लगे होते हैं, वहाँ से आप पानी भर के लाओगे, या फिर जो नदी होती है वहाँ से आप पानी भर के लाओगे, तो उसमें क्या आपको स्वयं क्या करना होगा, बहुत दूर से जल लाना पड़ेगा, यानी या किसी दूसरे के घर से आप पानी लेके आओगे, जहाँ पर क्या जो जनरेटर की व्यवस्था होती है, तो वहाँ से अगर वे पानी फिल कर रहे हो, पानी भरवा रहे होगे, तो तब आप वहाँ से पानी भर के लाओगे, यानी दूर से आपको पानी भर के लाना होगा। तो महासागरों ने पृथ्वी का जो महासागर है, उन्होंने पृथ्वी का जो पृथ्वी है, धरती है, उसका अधिकतर भाग को घेर रखा है, किससे, पानी से। चलिए आगे पॉइंट है अब आपका नेक्स्ट, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। जो पृथ्वी है उसका 2 से 3 बटे भाग जो है, 2 से 3 भाग जो है वो कहाँ से घिरा है वो जल से यानी वाटर से घिरा हुआ है, वाटर जो है उसी से घिरा हुआ है। तो 2 जो क्षेत्र है हमारा 2/3 वो पानी से आपका घिरा हुआ है। चलिए पहला पॉइंट इसमें आता है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। जल का जो अधिकांश भाग होता है वो किस में, या तो समुद्र में या फिर वो महासागर में है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं। जो समुद्र और महासागर का जो जल है, वाटर है, वो किसमें क्या है, लवण, आपके बहुत से लवण घुले हुए मिलेंगे, जिससे जल क्या होता है, खारा आपको लगता है। जिससे जो वाटर आपको लगता है वो कैसा लगता है, खारा लगता है, साल्टी यानी नमकीन सा, साल्टी सा वो आपका लगता है, खारा, आपको खारापन उसमें देखने को मिलेगा। यह पीने के लिए अनुपयुक्त है, यह पीने के लिए नहीं है, अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। ना तो ये पीने के लिए सही है, यानी हम इसे इजीली पी नहीं सकते, और जो घरेलू आपकी जैसे आप कृषि है या उद्योग आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, तो उसकी आपूर्ति के लिए भी यानी उसकी आवश्यकता के लिए भी ये सही नहीं है। आपने एसटी कॉलेज के द्वारा 1798 में लिखी एक कविता जो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये पंक्ति सुनी होगी। चलिए कौन सी पंक्ति है, पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो क्या है कि हर जगह यानी जब 2/3 भाग में क्या है, वाटर आपका है, तो जब 2/3 भाग में वाटर है, तो हर जगह क्या दिखेगा, जल ही जल आपको दिखेगा। लेकिन पीने के लिए तो क्या है, बूंद नहीं है, यानी पीने के लिए आप पी तो एक बूंद भी नहीं सकते, यानी पीने के लिए आपके क्या पास क्या नहीं है, बूंद नहीं है, ड्रॉप नहीं है। अगला पॉइंट आता है, कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की क्रूर गाथा का उल्लेख किया है। यानी जो कवि है उसने ये जो पंक्ति बताई है, इसके अकॉर्डिंग क्या बताया, जो महासागर में भटका कोई जहाज है जिसके नाविक को क्या लगी है, प्यास, लेकिन पूरा यानी जो महासागर में क्या है, वाटर ही वाटर है, यानी पूरा जो पानी में वो जहाज है, लेकिन वहाँ पर पीने के लिए क्या नहीं है, बूंद भी नहीं है। अगला पॉइंट है, महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। तो महासागर जो है वो हमारे यूज़ के लिए जो जल आपूर्ति में क्या निभाते हैं, एक आवश्यक उनका रोल है, एक मेन भूमिका है, मेन जो है रोल उसमें प्ले करते हैं वो। अगला पॉइंट है, जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। जो जल हम उपयोग करते हैं, जैसे आप घर में अपना जो वाटर यूज़ कर रहे हो, पानी जो आप पी रहे हो या खाना बना रहे हो, तो वो पानी जो वाटर होता है वो कैसे नहीं है, खारा, यानी साल्टी वाटर आपको नहीं लगेगा, तो उसमें खारापन नहीं होगा, उसमें लवण आपके नहीं होगे। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महासागर से बहुत अधिक दूरी पर यानी डिस्टेंस पर रहते हैं। इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करते हैं। तो जो स्थान है, इन स्थानों की जो जल आपूर्ति है वो भी कौन कंप्लीट करता है, वो भी जो डिपेंड रहते हैं महासागर, जो आपके ओशन है, महासागर है, उन्हीं पर डिपेंड वे करते हैं। अगला पॉइंट है,
महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं। तो जो महासागर का यानी जो ओशन का जो जल होता है, ओशन वाटर जो आपका होता है, ओशन का जो वाटर है वो कहाँ पर पहुंचता है? पोंड में पहुंचता है, आपकी लेक में पहुंचता है, जो लेक्स होती है, झील आपकी होती है, और जो नदियाँ, जो रिवर आपकी होती है उनमें पहुंचता है, जो वेल यानी जो कुएं आपके होते हैं वहाँ पर वो पहुंचते हैं और हमारे जो जल की आपूर्ति है उसे कंप्लीट करते हैं। इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता। तो ये जो स्रोत से यानी जिससे हमें पौंड से, लेक से, रिवर से, वेल से जो हमें वाटर मिलता है वो कैसा नहीं होता? साल्टी आपका वाटर नहीं होता, उसमें साल्ट नहीं होता, उसमें लवण नहीं होते। अगला पॉइंट आता है जल चक्र। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा जल चक्र। तो जल चक्र होता क्या है? अब सिंपली जल चक्र के बारे में देखते हैं कि जल चक्र है क्या। जल चक्र या जल के विलुप्त होने की जो युक्ति होती है, यानी जल के विलुप्त होने की जो युक्ति है वो क्या है? पहला पॉइंट इसमें आता है, फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख। जैसे आप पानी पीते हो, अभी आप जैसे पानी पियोगे तो पानी पीने के बाद अगर आपका जो छत, अपना जो फर्श है, फर्श पर यानी नीचे ज़मीन पर आपका जो पानी है वो गिर गया तो कुछ देर बाद आप देखोगे वो पानी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। वहाँ पर आपको पानी नहीं दिखाई देगा, गीलापन आपको थोड़ी देर दिखाई देगा, लेकिन जो पानी होगा, पानी क्या हो जाएगा? आपका सूख जाएगा, वहाँ पर आपको पानी नहीं दिखाई देगा। यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। तो जल कैसा लगेगा? विलुप्त हो गया, यानी छिप गया। जल जो है वहाँ से क्या हो गया? हाइड हो गया, छुप गया, विलुप्त आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब आप कपड़े धोने के बाद जब आप सुखाते हो उन्हें, तारों पर अगर आप सुखाते हो तो सुखाने के टाइम आप क्या देखोगे? कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो कपड़ों में जो पानी था तो वो क्या हो जाता था? पानी जो है, जो सूर्य है वो उसे क्या कर लेता था? तो वो सोख लेता था। तो इसमें क्या है? तो सूखते समय भी जल आपको विलुप्त हो जाता है। तो कपड़ों का पानी भी क्या हो जाएगा? वहाँ से विलुप्त हो जाएगा। कपड़ों यानी कपड़े सूख जाएंगे और पानी हट जाएगा। तो इसी तरह आपका यानी कपड़ों के सुखाने के समय भी आप देख सकते हो। इसी में अगला पॉइंट है वर्षा के पश्चात गीली सड़कें। जो वर्षा यानी रेन आपके आ गई, जैसे बारिश हो गई, तो बारिश होने के बाद जो सड़कें होगी, सड़कें में पानी भर जाता है, सड़कें गीली रहती हैं। छत जो आपकी रूफ होती है, छत जो होती है, छतों पर पानी भर जाता है, या जो अन्य स्थान होते हैं वहाँ पर भी जल आपको इसी तरह आपको दिखाई देगा। और कुछ टाइम बाद क्या होगा? जल वहाँ से भी विलुप्त हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट है अब आपका, यह जल कहाँ चला जाता है। अब आता है कि जो जल, जैसे आपने कपड़े सुखाए या फिर जो ज़मीन पर पानी गिरा तो ये जो जल है ये कहाँ चले जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि जल जाता कहाँ पर है। तो पहला पॉइंट इसमें है कि आपका जो अध्याय आपने 5 पढ़ा था, चैप्टर 5 में आपने जो क्रियाकलाप आपका छठा था वो आपको याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था। तो हमने क्या, ये आपने जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था जिसमें जो जल था उसे गर्म किया, जिसमें क्या घुला था? सब नमक यानी साल्ट उसमें घुला हुआ था। तो वहाँ पर क्या था? जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष। तो जब हम जल को गर्म करते जा रहे थे तो जो जल था वो क्या हो रहा था? इवापोरेट होता चले गया। और उसमें क्या मिला आपको? जो लास्ट में हमें बचता है यानी जो शेष रहता है बाद में जो हमें दिखाई देता है वो सिर्फ नमक यानी साल्ट जो होता है वो उसमें बैठ जाता है। साल्ट ही साल्ट हमें उसमें दिखाई देता है गर्म करने के बाद। तो इसी तरह यहाँ पर अगला पॉइंट है, इससे हमें क्या बोध होता है? हमें ये बोध होता है कि गर्म करने पर जो जल है वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब आप सर्दी चल रही है तो सर्दी के सीजन में आप देख रहे होंगे जब आप पानी को गर्म करते हो तो पानी को गर्म करने के बाद जैसे आपने फुल आपने कोई बीकर वगैरह यानी जो बर्तन आपका है, फुल आपने बर्तन भरकर आपने क्या रख दिया? उसे गर्म करने के लिए रख दिया। बर्तन को गर्म करने के लिए जब आप रखोगे और उसे आप बहुत देर तक क्या करते रहोगे? जब उसे पानी को आप गर्म करते रहोगे तो गर्म जो पानी की जो ड्रॉप होगी वो क्या हो जाएगी? उसमें से आप देखना बाद में जब गर्म होने के बाद जो पानी हो जाता है वो क्या होता है? आपका कम पानी हो जाएगा, यानी वो क्या बन गया? जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अगला पॉइंट अब आपका आता है, जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती। जो जलवाष्प है ये अपने साथ जो लवण होते हैं, जो उनमें मिनरल्स होते हैं, उनका वहन नहीं करती, मिनरल्स को छोड़ देती है। लेकिन जलवाष्प जो है जल को सिर्फ जल इसमें आपका रहता है। जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाते हैं। जलवाष्प किसकी? जो एयर है, वायु है, उसी का एक भाग बन जाते हैं, पार्ट बन जाती है, जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता, जिसे हम आंखों से यानी क्या इसे हम देख नहीं सकते।
अगला है जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तो जल है जो उसे गैसीय यानी अगर हमें उसे गैस की अवस्था में चेंज करना है तो उसे क्या करना होगा, गर्म हमें करना होगा, बॉईल करना होगा। उसके बाद है खेतों की छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो खेतों में या फिर जो छत होती है या फिर जो अन्य जो जमीन का क्षेत्र होता है वहाँ पर भी जो जल होता है वो जलवाष्प में क्या से होता रहता है, चेंज आपका होता रहता है, परिवर्तित हो जाएगा, चेंज होएगा। महासागरों का खारा जल, जो महासागर जो आपके ओशन होते हैं उनका जो खारा पानी होता है, साल्टी जो वाटर होता है वो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, गहरे गहरे जो गड्ढे होते हैं उनमें रह जाता है। वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। तो वाष्पन के परिणाम स्वरूप जब इवापोरेट वाटर जो है वो क्या होता रहता है, इवापोरेट होता रहता है। तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा, जो वाटर होगा वो तो आपका इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो मिनरल्स हो गए, जो साल्ट होगा वो क्या उसमें रह जाएगा और वो नमक के ढेर के रूप में कलेक्ट होता चले जाएगा। जैसे कि आपने चैप्टर में देखा भी था जहाँ पर आपको जो वाटर था यानी बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते थे बड़े बड़े क्षेत्र में और वहाँ पर पानी भर दिया जाता था और कुछ टाइम बाद आप देखते थे कि वहाँ पर नमक ही नमक रह जाता था और जो वाटर था वो क्या हो जाता था, इवापोरेट हो जाता था। अगला पॉइंट आता है वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है। तो वाष्पन जो इवापोरेट के लिए जो ऊष्मा है वो जल को कहाँ से प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होगी। पहला पॉइंट इसमें अब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम देखें, इसमें कुछ करते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में हमें क्या लेना है, सबसे पहले दो हमें एक जैसी प्लेट लेनी है, एक जैसी हमने प्लेट ले ली। प्लेट लेने के बाद एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश यानी धूप में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर आपको रखना है। तो प्लेट जो हमने ली, दो प्लेट एक जैसी ली, एक प्लेट को हमें जो प्रकाश की यानी सूर्य का जहाँ पर प्रकाश आता है धूप में हमें रखने है, सिंपली धूप में रखने। दूसरी हमें जहाँ पर धूप नहीं आती छाया में हमें रखनी है। दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में आपको जल भरना है। दोनों जो प्लेट आपने ली, दोनों प्लेट को आपको क्या यानी सेम अमाउंट में सेम क्वांटिटी में उसमें वाटर फिल करना है, पानी आपको भरना होगा। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। तो जल को मापने के लिए यानी जो जल आप ले रहे हो उसे किसी भी बर्तन से या किसी भी ढकने से आप माप के उन प्लेटों में पानी भर सकते हो कि दोनों में सेम क्वांटिटी में वाटर आपका आए। अगला पॉइंट है जल इधर उधर ना चल के आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जल है उसे आपको नीचे ज़मीन पर नहीं गिराना, यानी उधर उधर यानी उनको इतना भी ऊपर नहीं बढ़ना कि जो जल है उनका आधे से ज़्यादा पानी जो है वो निकल जाए, यानी जल छलकना भी नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण। फिर आपको क्या करना है, जब आपने 15 मिनट के बाद आपको दोनों प्लेटों का टेस्ट लेना है, यानी दोनों प्लेट को आपको देखना है। इसके बाद जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। तो जल जो होगा आपको विलुप्त होता प्रतीत होगा किसका, जो धूप में जो प्लेट आपको रखी थी पानी की भर के उसमें जो जल होगा उसमें कम मात्रा आपको मिलेगी या कम मात्रा उसकी हो जाएगी। तो जल कैसे पहले विलुप्त होता है, दिन के समय सूर्य की किरणें जो है वो महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। दिन के समय सूर्य की किरणें कहाँ पर, ओशियन, रिवर, लेक और पोंड पर जो जल है उन पे पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो सभी का जो जल रहता है, जो जल वाटर रहता है वो निरंतर किसमें इवापोरेट होता रहता है, इवापोरेट में वो चेंज होता रहता है। जल में घुले लवण शेष रहते हैं। तो जल में जो घुले लवण होते हैं वो कैसे रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। लेकिन जो छाया में आपने वाटर की प्लेट रखी थी उससे भी पानी आपका विलुप्त होगा, लेकिन उसमें क्या लगता है, टाइम आपका लगेगा, टाइम लगेगा। अगला पॉइंट है क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है। अगला पॉइंट में पूछा गया है कि क्या सूर्य के प्रकाश की जो ऊष्मा है वो यहाँ भी पहुँच जाती है। तो कहाँ पर पहुँच जाती है, चलिए देखते हैं कहाँ पर इसकी बात की गई है, कहाँ पर पहुँचती है। हाँ, यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो दिन के समय क्या होता है, जो हमारे चारों ओर की जो हवा होती है, वायु जो होती है वो भी कैसी रहती है, गर्म रहती है।
गर्म वायु छाया में रखे, गर्म वायु जो होती है छाया में रखे जल को वाष्पित यानी इवापोरेट करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती है। जल के जो भी खुले पृष्ठ आपके हैं उससे क्या होता है, वाष्पन का जो प्रोसेस है, वाष्पन की जो एक्टिविटी हो रही है वो रहती है। वायु में जलवाष्प निरंतर मिलती जाती है। तो वायु में जो क्या होता है, जो इवापोरेट जलवाष्प होती है, जल की जो जलवाष्प जो होता है वो होता रहता है। जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। जल का जो वाष्पन है वो कैसा प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस आपका है। ये आपका कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया आपका होगा। आगे है, जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश से वाष्पन में तेजी से होती है, यानी सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, जो वाष्पन है जो इवापोरेट हो रहा है तो उसमें तेजी हो जाती है, यानी वो कैसे फास्ट होने लगता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर, जैसे आप देखते भी होंगे, जब आप देखिए सर्दी के टाइम पर यानी विंटर सीजन में जब आप कपड़े जो है अपने तारों पर डालते हैं, यानी सूखने के लिए जब कपड़े डालते हो तो कपड़े आपके लेट से सूखते हैं। लेकिन यही टाइम अगर आपका समर का हो यानी गर्मी के टाइम का आपका हो, जून जुलाई की हम बात करें तो जून जुलाई का अगर ये समय रहता है, उस टाइम जो क्लॉथ होते हैं, जो कपड़े आप सूखने के लिए डालते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आप देख लीजिए, 5 मिनट में जो आपके कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। और सर्दियों के टाइम में कई कई घंटे तक भी कपड़े आपके नहीं सूखते, क्योंकि विंटर के टाइम पर क्या होता है, जो एक तो जो धूप होती है वो आपकी कम निकलती है और जो मौसम रहता है वो भी कैसा रहता है, ठंडा आपका रहता है। तो इसमें क्या पहले से ही वाटर जो होता है वो फिलअप होता है, तो इसीलिए ये जल्दी से वाटर को क्या नहीं करता, इवापोरेट आपका नहीं कर पाता। तो यही आपका रीज़न है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है, जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। अगर जल जो है यानी बर्नर की बात की गई है, यानी गर्मी की तरह आप मान लीजिए, यानी जब समर होगा, गर्मी आपकी होती है, गर्मी में क्या होता है तो जल्दी से जो वाटर होता है वो इवापोरेट आपको दिखाई देगा, लेकिन सर्दी के टाइम पर वो कम आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों द्वारा जल की क्षति, यानी पौधों के द्वारा जल की जो क्षति होती है, जल की कमी, जल में जो कमी होती है, जल की जो क्षति होती है वो कैसे होती है। चलिए अब देखते हैं। पहला पॉइंट आपका है, सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबको ग्रो करने के लिए, वृद्धि करने के लिए जल की नीड रहती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग, जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ जो क्वांटिटी वाटर की होती है वो अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित कर लेते हैं, यानी वो क्या कर रखते हैं, उसे सेव करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोजन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते थे। तो वे क्या करते हैं, कुछ जो वाटर उन्होंने शेष उसमें बच जाता है उसको क्या कर देते हैं, जलवाष्प में चेंज, यानी जलवाष्प में वायु में वो मुक्त कर देते हैं, जो इवापोरेटेड सिस्टम से। आगे यानी अध्याय जो चैप्टर 7 में क्रियाकलाप 4 था वो आपको याद करना है, जिसमें अपनी पत्तियों के द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण आपने किया था। अगला पॉइंट है, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका अगला पॉइंट आता है, क्या यह जल सदा के लिए लुप्त होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो ये जल है ये सदा के लिए लुप्त हो जाता है या कुछ टाइम के लिए लुप्त रहता है। नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है कि नहीं, ये जो वाटर है हमने जो लुप्त हुआ है, ये जो जल है ये सदा के लिए लुप्त नहीं रहता, ये कुछ टाइम के लिए लुप्त हो जाता है, फिर हमें दोबारा हम इसे क्या पुनः प्राप्त से कर लेते हैं। तो पुनः प्राप्त हमें कैसे होता है उसका प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हमें दोबारा से मिलता है। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, बादल कैसे बनते हैं। तो बादल जो होते हैं वो किस तरह आपके बनते हैं, क्लाउड, यानी जो बादल होते हैं, क्लाउड जो होते हैं वो कैसे आपके बनते हैं। पहला पॉइंट है, जल से आधा भरा गिलास ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जल आपने लिया यानी एक गिलास आपको लेना है, जिस गिलास को आपको आधा फिल करना है वाटर के साथ। अगला पॉइंट है, गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। फिर जो गिलास अगर आपने गिलास में वाटर भरा है तो आपका जो गिलास है ऑब्वियसली बात है, गिलास जो होगा वो बाहर की जो उसकी बाहर से क्या हो जाएगा, उसमें वाटर की जो ड्रॉप है वो आपकी लगी हुई होगी, तो वो आपको सूखे कपड़े से आपको पोंछना है, जिससे गिलास की जो ड्रॉप है यानी गिलास में
गिलास है, जो गिलास आपका है, तो गिलास के ये आपका देखिए, ये आपका हो गया गिलास, ये आपका गिलास है। तो गिलास के जो बाहर की, ये आपकी जो यहाँ पर आपकी ड्रॉप लगी होगी, तो इसे आपको किससे, सूखे कपड़े से जैसे ही आप पूछोगे तो ये कैसे हो जाएगी, पूछने के बाद ये आपकी साफ हो जाएगी, यानी बाहर जो होगा वो वाटर आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो अगला पॉइंट में बताते हैं, जल में कुछ बर्फ़ डालिए। फिर आपको क्या करना है, जल में जैसे ही आप बर्फ़ ऐड करोगे, जल में आपने जो बर्फ़ आपने ली वो आप ऐड करोगे, तो 1 या 2 मिनट तक आपको प्रतीक्षा, यानी 1-2 मिनट ही आपको रुकना है। गिलास के बाहरी, यानी जो बाहर आपसे आपने सूखे कपड़े से पूछा था, वहाँ पर आपको परिवर्तन यानी चेंज आपको मिलेगा। कैसे चेंज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ड्रॉप आपको दिखाई देगी। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती है, तो गिलास की जो सतह है, जो बाहर की जो लेयर है, बाहर का जो है इन्वायरमेंट, तो वहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, जल की ड्रॉप आपको दिखने लगेगी, जल की बूंदें आपको दिखाई देगी। तो बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, रोल होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की जो पृष्ठ है उससे ऊपर की ओर, यानी पहाड़ों की तरफ, जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, यानी पहले हम नीचे रहेंगे, फिर हम पहाड़ों पर यानी ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे, तो ताप क्या होता है, कम होता रहेगा। यानी जैसे जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ोगे, जो पहाड़ आपके होते हैं, पहाड़ पर आप चढ़ोगे, तो वहाँ का एनवायरनमेंट आपको ठंडा दिखाई देगा। यानी अगर बाहर आपको नीचे अगर आपको गर्मी लगे, तो ऊपर क्या, यानी ताप जो होगा, आपकी जो गर्मी होगी वो कम होती आपको दिखाई देगी, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की ओर चलने लगोगे। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। तो कभी आप पहाड़ों पर जाकर देखना, फिर आपको वहाँ क्या लगेगी, ठंडी आपको लगने लगेगी। तो ठंडी शुरू आपको हो जाएगी, यानी ठंडी लगनी स्टार्ट होगी। अगला है, पर्याप्त ऊंचाई पर, जब एक पर्याप्त यानी सफिशिएंट जब ऊंचाई हो, वहाँ पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये किसमें, यानी जो जल कणिका है उसमें चेंज हो जाती है। ये ही छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती है, हमें बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। तो यही किसमें, जो क्लाउड हमारे होते हैं, जो बादल होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि बादल क्या पानी ले जा रहा है, तो उसी तरह जो जिसे हम, यानी ये क्लाउड जो बादल होता है उसमें हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सी जल कणिकाएँ, जो बहुत सी ऐसी जल कणिकाएँ हैं जो आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाते हैं, तो कुछ जल की बूंदें तो इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है, जिसे गिरने लगते हैं। गिरती हुई बूंदों को ही क्या कहते हैं, हम वर्षा कहते हैं। तो वर्षा जो रेन आपकी होती है, बारिश जो होती है, वो जो बूंदें जो होती है वो कैसी, यानी जो भारी हो जाती है तो वे नीचे गिरने लगते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर जाते हैं, यानी कुछ जो स्पेशल सिचुएशन में ये क्या हो जाते हैं, यानी ओले या हिम जो बर्फ़ होते हैं उसके रूप में गिरना स्टार्ट कर देती हैं। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवायु में चला जाता है। तो वाष्पन के द्वारा या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल होता है वो कहाँ चले जाता है, वायु में चला जाता है। बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। चलिए अब आपका आगे आता है, पुनः महासागरों की ओर वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में जल का क्या होता है। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं कि क्या होता है। पहला पॉइंट इसमें आता है, प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। तो प्राय जो समस्त भूपृष्ठ यानी जो महासागर हैं उनके तल से ऊंचे हैं। दूसरा, वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता था। तो वापस इसमें चला जाता है, महासागरों में क्या होता है, ये वापस लौट जाता है, वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है, ये कई अलग अलग ढंगों से होता है। कैसे, पहला, पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाते हैं। जब पर्वत जो होते हैं, तो पर्वत पर जो हिम होती है, हिम का मतलब होता है बर्फ से, तो बर्फ जब पिघलेगी तो वो क्या बन जाती है, जल बन जाते हैं, वाटर बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में कैसे नीचे गिरने स्टार्ट हो जाता है।
जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में ही बह जाता है। दूसरा, अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। तो इसमें जो नदी होती है वो अगर कुछ टाइम यानी कुछ लंबी दूरी पर वो बह भी रही है, यानी नदी जो बह रही है वो भी कुछ टाइम बाद क्या होगी, या तो वो समुद्र में गिरेगी या फिर महासागर में वो गिर जाती है। और इसी तरह जो नदियां हैं, जो कुछ नदियां जो है वो झीलों में बह जाती है। तो वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। तो वर्षा का जो जल होता है वो भी जो लेक हमारे या पौंड होते हैं उनको भर देता है, फिर से उनमें वाटर आपको दिखाई देने लगता है। तो वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो कुछ जो जल का जो पार्ट होता है, कुछ भाग होता है, वो भूमि जो होते हैं उधर सोख लेती है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है कि वो मृदा में क्या होगा, विलुप्त हो गया, छिप गया है। जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में चला जाता है। नेक्स्ट, शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे क्या होता है, रिसता रहता है। जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से, जो कुओं में जो पानी आता है वो भौम जल से ही आता है, यानी भूमि जल से ही आता है। कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। तो कुछ जो झील होती है, जो लेक होती है, उनका जो स्रोत होता है, जो सोर्स होता है, वो भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप, जो हैंडपंप या जो समरसेबल अब आपके घर में लगे हुए हैं, तो उनसे खींचा रहा जो जल है, जो आप पानी पीते हो, जो आप यूज़ में पानी लेते हो, वो भी भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। जैसे अब जो समरसेबल आपके लग रहे हैं, तो समरसेबल का यानी जिसे आप वाटर लेवल बोलते हो, क्या बोलते हैं, वाटर लेवल, यानी पानी का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम आपका हो रहा है। तो अब जो समरसेबल लग रहा है वो और गहराई में आपके लगने लगे हैं, क्योंकि ऊपर का जो पानी है यानी जो वाटर लेवल है वो कम होता आपको नजर आ रहा है। अगला पॉइंट है, अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। तो ये क्या है, एक चिंता का विषय है कि जो भौम जल का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। अगला पॉइंट है, उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, जहाँ पर जो भूमि है या तो वहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है, तो वहाँ पर पानी का क्या होता है। पहला पॉइंट, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो जल का पानी होता है वो रुकता नहीं है, जल्दी ही बहा जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। तो कंक्रीट से जो ढकी हुई होती है, ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है। तो ऐसी भूमि में क्या होता है, जल का जो रिसाव होता है वो बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। तो वर्षा का जो बहता जल है वो अपने साथ क्या करता है, मिट्टी के जो ऊपरी यानी पृष्ठ होते हैं, ऊपरी जो कण होते हैं, उनको भी अपने साथ बहा के ले जाता है। अब आता है जल चक्र। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जल चक्र। जल चक्र होता क्या है, तो जल चक्र जो होता है, पहला पॉइंट इसका है जल चक्र का। चलिए पहला पॉइंट आता है जल चक्र की, हम बात कर रहे हैं। तो जल चक्र का पहला पॉइंट क्या है, जल चक्र कहता है कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। महासागर जो होते हैं, ओशन जो होते हैं, उनमें वापस वो चले जाता है। जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। कहाँ पर, वायु में वो वापस चले जाता है। वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। फिर वो क्या करता है, जो वर्षा, जो बारिश आपकी होती है, जो ओले होते हैं या जो बर्फ आपके गिरते हैं, तो उसमें वो वापस लौटता है और अंत में वापस फिर वो कहाँ पर लौट जाता है, महासागर में, ओशन में वापस चला जाता है। तो जल के इस प्रकरण चक्रण को क्या कहते हैं, जो चक्र आपका ये चल रहा है, साइकिल जो आपकी चल रही है, वाटर साइकिल, इसी को बोला जाता है जल चक्र। तो समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है जो चलता रहता है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो भूमि है उस पर जल की जो सफिशिएंट जो अमाउंट है उसको बनाए रखता है। अगला पॉइंट है, यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, अगर जो वर्षा है वो भारी हो जाए तो फिर क्या होगा।
तो भारी वर्षा में क्या होता है, जब जो रेन है, जो बारिश है वो भारी हो जाए तो इसमें क्या होता है, वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो ये भी तो आपने भी देखा होगा कि कभी तो वर्षा जो है वो होती नहीं, और कभी जो वर्षा होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई कई दिन तक लगातार जो है वो बारिश होती रहती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पर होता है पहला पॉइंट, संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। तो संसार यानी वर्ल्ड का कुछ पार्ट इस तरह का, कुछ क्षेत्र इस तरह के हैं जहाँ पर सालों भर क्या होती रहती है, वर्षा होती रहती है। जबकि ऐसे स्थान भी है जहाँ पर वर्षा कुछ दिन के लिए होती है। तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर जो वर्षा है वो मतलब कई दिनों तक नहीं रहती, यानी कितने दिनों तक, कुछ कुछ सालों तक नहीं होती। तो इस तरह के क्षेत्र भी है, और ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर सालों भर यानी वर्ष भरी बारिश होती रहती है। अगला पॉइंट है, हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। तो हमारे देश में जो अधिकांश जो वर्षा होती है वो मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करते हैं। तो विशेषता स्पेशलिटी क्या है, जब गर्मी के दिन जो गर्म दिन होते हैं उनके बाद ही जो वर्षा होती है वो क्या देती है, हमें राहत देती है, जिससे उस टाइम पर क्या होती है, बारिश जो है वो कम होने लगती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर डिपेंड करता है, यानी बहुत सी फसल ऐसी है जो हम फसल उगाते हैं, जो किसान भाई है जो फसल अपनी उगाते हैं उनमें क्या होता है, जो मानसून के आने पर ही वो डिपेंड करते हैं। तो यानी कुछ फसल ऐसी होती है कि बिना बारिश वो नहीं हो पाती, तो उसके लिए वर्षा यानी बारिश होना जरूरी है। अगला पॉइंट आता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यानी अगर जो वर्षा है, जो बारिश है, जो रेन है वो लंबी अगर चलती है तो उससे भी क्या हो सकता है, समस्याएं, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगला पॉइंट है, भारी वर्षों से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जलस्तर बढ़ जाता है। तो जब जलस्तर बढ़ जाएगा, नदियों का, झीलों का या तालाबों का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाती है, बाढ़ आपके आ जाते हैं। तो वहाँ पर समस्या किसकी, बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो इसमें आपका अगला पॉइंट है, ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांव और शहरों को जलमग्न कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो आपके खेत होते हैं, वन जो होते हैं, या फिर जो गांव है, शहर होता है, उसमें आपको वाटर दिखाई देगा, यानी जलमग्न वे क्षेत्र हो जाते हैं। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। तो इससे हमें भारी क्या होता है, नुकसान होता है, हानि होती है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के टाइम पर होता है कि जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो भी बहकर आ जाते हैं, यानी पानी में वो भी क्या है, यानी जो पानी का जो लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो उसमें पानी में रहने वाले जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, वो भी पानी के भाव में ही बहकर आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, प्राय जल उतरता है। जब जो बाढ़ आई है तो उसका जो जल उतरता है तो ये जलचर जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। फिर क्या होता है, जब बाढ़ का जो पानी उतर जाता है, यानी वाटर लेवल जो कम हो जाता है, उसके बाद जो जीव बहकर आए हैं तो वे क्या हो जाते हैं, पानी के बिना वे मर जाते हैं। तो इससे जो थल भाग यानी जो भूमि पर वे आ जाते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम में वे फंसकर क्या होते हैं, मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करते हैं। तो वर्षा भूमि में जो रहने वाले जीव हैं उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभावित वे करते हैं। अगला है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट में है, यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। अगर यानी जो वर्षा हुए बिना, रेन हो, जो बारिश है आपकी बारिश नहीं हुई, उसके बारिश होने का काफ़ी टाइम आपका हो गया कि, और जब तक आपकी बारिश नहीं हुई, यानी बारिश जो है आपकी बारिश बहुत टाइम से आपकी नहीं हुई, तो तब क्या होगा। तो बारिश ना होने की वजह से क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट है, किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा, वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं ला जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है। तो इस टाइम पर क्या होगा, जो वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन है उसके द्वारा जो मृदा से क्या होगा, लगातार जल की हानि हो रही है, जल उसमें से जा रहा है। तो इस कारण से क्या होगा, यानी बारिश नहीं हो रही, तो बिना बारिश के जो मृदा होगी, जो मिट्टी वहाँ की होगी, वो सूख जाएगी, क्योंकि जो मिट्टी में जो वाटर है तो वो किसके द्वारा, वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो जा रहा है, यानी मृदा से चला जा रहा है। लेकिन वो रेन नहीं, यानी बारिश जो है वो नहीं हो रही, तो बारिश नहीं होगी तो मृदा सूख जाएगी।
अगला पॉइंट है, उस क्षेत्र के तालाबों और कुएं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। तो उस एरिया का, उस क्षेत्र में जो तालाब होते हैं, जो पोंड होते हैं, जो वेल होते हैं, जो कुएं आपके होते हैं, उनमें जल का लेवल जो होता है वो कम होता चला जाता है, गिर जाता है एक तरह से, और उनमें जो उनकी जो वे क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं वे भी वहाँ पर सूख जाते हैं, तालाब और कुएं भी वहाँ पर सूख जाता है अगर काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है। भौम जल की भी कमी हो जाती है। जो भौम जल, जो वाटर लेवल आपका है जो भूमि में, यानी जो वाटर लेवल होता है वो भी कम आपको दिखाई देगा। इससे सूखा पड़ सकता है, इससे क्या हो सकता है, सूखा भी पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्बल हो जाता है। तो अगर सूखा पड़ जाएगा तो वहाँ पर कोई फसल नहीं होगी, कोई चारा नहीं होगा, जिस कारण से उसे क्या होगा, नुकसान होगा। अगला पॉइंट है, हमारे देश से संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में आपने सुना होगा। तो कभी कभी आपने ये बात आपने सुनी होगी, जब काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं आती कि क्या वहाँ पर क्या हो गया, सूखा आपका पड़ गया। अगला पॉइंट है, क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना। ये तो इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयाँ उन्हें झेलनी पड़ती है सूखे के कारण। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट अब आता है, हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, यानी जल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, जल को सेव कैसे कर सकते हैं, जल का कंजर्वेशन कैसे होता है, यानी जल को जो है संरक्षित किस आधार पर हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधा, जंतु तथा मनुष्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। यानी पृथ्वी पर रह रहे जितने भी पौधे, जंतु या मनुष्य है उनके लिए क्या है, जल का केवल एक छोटा सा भाग ही है। अगला पॉइंट, अधिकांश जल महासागरों में है। ज़्यादातर जो जल है वो कहाँ पर है, महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि महासागर और समुद्र का जो पानी है वो खारा आपका होता है, साल्टी वाटर होता है, जिनमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। अब आपका अगला पॉइंट है, जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। जब वाटर लेवल जो है आपका वो डिक्रीज हो जाएगा, वाटर लेवल आपका गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तो तब उस टाइम भी आप जो भूमि जल आपका है, भौम का जो जल है उससे आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा उसे उपयोग में नहीं ला सकते। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है। तो जो पृथ्वी है उस पर जो जल की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो समान रहती है, इक्वल आपकी रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। तो पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान आपकी रहती है, लेकिन जो आप यूज़ करते हो, जैसे आप जो पानी पीने का पानी है उसका वाटर लेवल डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्रीज आपका हो रहा है, घटता जा रहा है, क्योंकि जो पानी का जो यूज़ है ज़्यादा, उसमें क्या हो रहा है, वेस्टेज। हम वाटर का क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, उसे खराब कर रहे हैं, यानी जो पानी है वेस्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वाटर का वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से वाटर लेवल क्या हो रहा है, डे बाय डे आपका डिक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जल की मांग। जल की जो मांग है वो प्रतिदिन बढ़ रही है, यानी जल की मांग क्या है, यानी सभी जो कार्य हम करते हैं वो क्या है, उसमें सभी में क्या डिमांड आ रही है, यानी जल हमें ज़रूर चाहिए, जल की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो जल की जो डिमांड है वो डे बाय डे आपको इंक्रीज होती दिख रही है, लेकिन जो वाटर लेवल आपका है वो डिक्रीज आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। देखिए इसमें जो जनसंख्या आपकी है, जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज आपकी कर रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो जब जनसंख्या वृद्धि कर रही है तो जल का उपयोग भी ज़्यादा होगा, तो जल का जो उपयोग ज़्यादा हो रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, और हम जो वाटर है वो ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, वाटर क्या हो रहा है, वेस्ट आपका ज़्यादा किया जा रहा है। तो इसी तरह आपका है, बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। तो बहुत से नगर आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ पर जल भरने के लिए क्या होता है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, जहाँ पर सिंपली क्या होता है, वहाँ पर या तो जो गांव होता है वहाँ पर या तो कम जो आपके नलके होते हैं, हैंडपम्प जो होते हैं, हैंडपम्प कम आपके लगे हुए दिखाई देंगे आपको, या फिर जो गांव में जो टंकी आपके आती है वो टाइम टू टाइम आते हैं, तो इसलिए तो उसमें क्या आपको लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट है, खाने की वस्तुएं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो जो खाने की हम वस्तुएं का जो उत्पादन कर रहे हैं, यानी जो फसल हम कर रहे हैं, जो फसल हम उगा रहे हैं, उसमें भी हम जो पानी है उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जो उद्योग हम चला रहे हैं उनमें भी जल की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो अधिकाधिक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी है।
इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई। तो इन्हीं कारण की वजह से क्या हो रहा है, जो भाग है यानी जल में कमी आपकी हो रही है, जल की कमी आपको दिखाई दे रही है, यानी वाटर लेवल आपका डिक्रीज होता जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। तो इसके लिए क्या है कि जल का आप जितने आपको अमाउंट की ज़रूरत है वाटर को आप उतना ही आप लीजिए, यानी वेस्ट आप वाटर का ना करिए। हमें सावधानी बरते जिससे जल व्यर्थ ना हो। तो हमें केयरफुल रहना है जिससे जो वाटर है वो ज़्यादा वेस्ट आपका ना हो। अब आता है वर्षा के जल का संग्रहण। तो वर्षा के जल को हम सेव कैसे कर सकते हैं, उसको संग्रहण कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट है वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल को इकट्ठा अगर हमें करना है तो उसका भंडारण करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। जल की इससे क्या होगी, जो जल की उपलब्धता है जल में वृद्धि आपकी होगी, यानी वाटर लेवल उससे आपका बढ़ेगा, यानी जल में उसकी जो होगी वृद्धि आपकी होती चली जाएगी। तो इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण भी कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वही एकत्र की जाए। तो जल जहाँ पर भी गिर रहा है वहाँ पर क्या एकत्र होता चले जाए, यानी जहाँ वहाँ पर वाटर इकट्ठा, यानी उसके लिए क्या करना होगा, वर्षा जल के लिए जगह जगह पर गड्ढे जो होते हैं वो बनाए जाए जिससे जो वाटर है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो और वो क्या है उन गड्ढों में आपका चले जाए, बाद में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में क्रिंकट की सड़कें और मकान होती है। तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, पहला पॉइंट है यह है नालियों में बह जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो वर्षा का जो पानी होता है वो नालियों में बह जाता है। इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुँच जाता है। तो इस तरह क्या होता है, वर्षा का कुछ ही पार्ट इसमें क्या पहुँच जाता है, नदियों या झीलों में पहुँचता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, जो कि कितने यानी बहुत ही दूरी पर आपके यानी डिस्टेंस जो है उनके बीच का काफ़ी हो, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया, क्योंकि ये जल जो है हमारे चारों ओर की जो भूमि है वहां पर वापस नहीं जाता। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की यह दो तकनीकें का उल्लेख आपको किया गया है। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट आता है छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, सही है। दूसरा है इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं। तो जो जल है छत पर जो उपस्थित मिट्टी के उसमें कण भी हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निःसंदित करना आवश्यक है, यानी फिल्टर करना आवश्यक है। उसके में जो मिट्टी के कण है उनको हटाना आवश्यक है। अगला पॉइंट है इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः प्राप्ति करेगा। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। एक दूसरा विकल्प यह है कि जो सड़क के किनारे जो बड़े बड़े नालियाँ आपकी बनी हुई होती है उसमें वर्षा का जल जो है इसमें एकत्रित करके भूमि में सीधा पहुंचने दिया जाए। तो ये दोनों आपको पॉइंट इसमें बताए गए। चलिए आज जो हमने अपना चैप्टर कवर किया है 14 चैप्टर हमने देखा, जिसमें जल जो आपका है यानी वाटर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हमने इसमें देखी, यानी क्या क्या है वाटर जो हम किस तरह यूज़ करें, किस तरह उसका वेस्ट करें और किस तरह हम वाटर को बचा सकते हैं। जो वर्षा का पानी है, बारिश का जो पानी है उसे कैसे सेव कर सकते हैं, किससे वाटर लेवल जो आपका है वो ज़्यादा डिक्रीज़ ना हो, उसके लिए यानी उसे इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारा हमने इस चैप्टर में अपना पढ़ा। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।